नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी हिंदी कक्षा में। आज हम इस वीडियो में कर्मधारय समास और द्विगु समास सीखेंगे। इससे पहले जो वीडियो था समास का, उसमें हमने अव्ययी भाव समास और तत्पुरुष समास सीखा। तो चलिए हम आज सीखते हैं कर्मधारय समास। कर्मधारय समास की परिभाषा है, जिस समस्त पद का उत्तर पद प्रधान हो तथा पूर्व पद व उत्तर पद में उपमान, उपमेय अथवा विशेषण विशेष से संबंध हो, कर्मधारय समास कहलाता है। अर्थात जिस सामासिक पद का दूसरा पद प्रधान हो तथा दोनों पदों के बीच में विशेषण विशेष्य और उपमान उपमेय का संबंध हो। अर्थात दूसरे पद की विशेषता पहला पद बताता हो। इसका एग्जाम्पल है महापुरुष। अब देखिए, पुरुष है पर कैसा है? महा। सामासिक विग्रह क्या होगा? महान है जो पुरुष। तो यहाँ पर महापुरुष जो सामासिक पद बना, उसमें पुरुष की विशेषता जो दूसरा पद है उसकी महा बता रहा है। महा जो विशेषता शब्द बता रहा है वो पहला पद है। आगे हम बात करते हैं कि कर्मधारय समास को हम कैसे पहचानेंगे। तो कर्मधारय समास को पहचानने के लिए जब इसका सामासिक विग्रह होता है तो है जो के समान आदि आते हैं। विशेषण विशेष्य भाव, इसमें एक पद दूसरे पद की विशेषता बताता है। उपमेय उपमान का तुल्य भाव, अर्थात कर्मधारय समास के इस भेद के दोनों पदों में से एक पद उपमेय होता है तथा दूसरा पद उपमान होता है। इसमें के समान और रूपी शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, पहचान के लिए अगर हम बात करें तो विग्रह करने पर के समान, है जो और रूपी, इन तीन शब्दों का प्रयोग सामासिक विग्रह करते समय किया जाता है। तो ये हमें एक पहचान के रूप में देखना है। दूसरा, इसमें विशेषण विशेष से संबंध होता है और उपमेय उपमान, ये हमें याद रखना है। आगे हम उदाहरण देखते हैं कर्मधारय समास के। देखिए, सामासिक पद है महादेव। देव हैं पर कैसे हैं? महा। तो इसका सामासिक विग्रह क्या होगा? महान है जो देव। देखिए, सामासिक विग्रह करते समय है जो शब्द का प्रयोग हुआ, तो ये हमें पहचान करनी थी। तो ये हमें आ गया कि हाँ, यहाँ पर ये शब्द का प्रयोग हुआ है। दूसरा, हमने ये देखा देव शब्द की विशेषता पहला पद बता रहा है। ठीक है। अगला है काली मिर्च। यहाँ पर देखिए, मिर्च है पर कैसी है? काली। तो दूसरे पद की विशेषता पहला पद बता रहा है और सामासिक विग्रह क्या हुआ? काली है जो मिर्च। ठीक है। अगला है महात्मा। आत्मा है पर कैसी है? महान है। तो यहाँ पर सामासिक विग्रह क्या हुआ? महान है जो आत्मा। तो आत्मा की विशेषता महाशब्द ने बताई, तो पहले पद ने दूसरे पद की विशेषता बताई। अगला है मानस। मानस है पर कैसा? भला। भला है जो मनुष्य, क्या कहेंगे? भला मानस। तो ये हमें यहाँ पर जो पहचान हमने बनाई वो हम वैसी की वैसी देख रहे हैं। पहला पद दूसरे पद की विशेषता बता रहा है, सामासिक विग्रह करने पर है जो आ रहा है। तो ये विशेषण विशेष्य वाले जो बात हमने देखी वो यहाँ पर हम देख रहे हैं। अगला है पुरुष। पुरुष है पर कैसा है? महान। महान है जो पुरुष, क्या बना? महापुरुष। सागर, महासागर। महान है जो सागर। कमल है पर कैसा है? नीला। नीला है जो कमल, नील कमल। टोपी है पर कैसी है? लाल है। तो लाल है जो टोपी। तो हमें ये याद रखना है कि दूसरे पद की विशेषता
पहला पद बता रहा है। तो ऐसे देखने पर हमें पता चल जाएगा और हम सही हमारा प्रश्न का उत्तर देंगे। अगले उदाहरण हैं उपमेय उपमान वाले। तो इसमें पहला है चंद्र के समान मुख, तो क्या हुआ? चंद्रमुख। सामासिक विग्रह है अग्नि के समान क्रोध, क्या हुआ? क्रोधाग्नि। अगला है मृग के समान नयन, मृगनयन। कमल के समान नयन, कमल नयन। पाषाण के समान हृदय, पाषाण हृदय। अमृत रूपी वचन, वचनामृत। विद्या रूपी धन, विद्याधन। अरविंद रूपी मुख, मुखा अरविंद। तो यहाँ पर हमने देखा कि इसमें सामासिक विग्रह करते समय के समान और रूपी शब्दों का प्रयोग हुआ है। ये हमने पहचान में सीखा था। और यहाँ पर मुख को चंद्रमा के समान बताया तो उपमेय उपमान संबंध हुआ, और के समान के शब्दों का प्रयोग करके सामासिक विग्रह किया। तो ये हमने सीखा कर्मधारय समास के उदाहरण। आगे हम सीखते हैं द्विगु समास। द्विगु समास में सबसे पहली बात होती है कि उसका पहला पद संख्यावाची होता है। तो ये हमें बहुत अच्छे से और आसानी से समझ में आ जाता है। तो परिभाषा हम देखते हैं, जिस समस्त पद में पहला पद संख्यावाची विशेषण होता है तथा पूरा समास समूह या समाहार का बोध कराए, वहाँ द्विगु समास होता है। सबसे पहले हमें याद रखना है कि इसका पहला पद संख्यावाची होता है, इसलिए मैंने संख्या की इमेज भी लगाई है ताकि हम इमेज के साथ याद कर पाएं कि द्विगु अर्थात संख्या आएगी। पहला शब्द क्या होगा? संख्यावाची होगा। पर साथ में ये भी याद रखना है कि दूसरा जो पद होगा वो समूह का बोध कराएगा। इसका उदाहरण मैं आपको देती हूँ। जैसे मान लो एक शब्द है, सामासिक पद है एक दंत। तो यहाँ एक है, ये संख्यावाची शब्द है, पर बाद में जो दंत शब्द आया वो हमें समूह का बोध नहीं करा रहा है। तो यहाँ पर एक दंत जो शब्द आया वो हम गणेश जी के लिए प्रयुक्त करते हैं। तो यहाँ पर हम इसको सामासिक पद को द्विगु समास नहीं कहेंगे। तो एक दंत में दंत किसी समूह का बोध हमें नहीं करा रहा है। दूसरा उदाहरण मैं आपको देती हूँ, पंचवटी, 5 वटों का समूह। तो यहाँ पर क्या हुआ? पंचवटी 5 वटों का समूह है, वो हमें समूह का बोध करा रहा है दूसरा पद। तो यहाँ पर ये द्विगु समास है। तो हमें ये ध्यान में रखना है कि पहला पद संख्यावाची होने के बाद भी दूसरा पद हमें समूह का बोध करवाए, वो ही क्या होगा? द्विगु समास होगा। तो चलिए उदाहरण देखते हैं। नवरत्नों का समाहार क्या होगा? नवरत्न। 3 फलों का समाहार क्या होगा? त्रिफला। 4 आनों का समाहार क्या हुआ? चवन्नी। ऐसे ही आप अठन्नी का भी बना सकते हो। 3 मूर्तियों का समूह क्या हुआ? त्रिमूर्ति। 5 वटों का समूह हम पहले ही बात कर चुके हैं, पंचवटी। तिबारा, 3 हैं जिसके द्वार, वो क्या है? तिबारा। सतसई, 700 का समाहार। नवरात्र, 9 रात्रों का समूह, 9 रातों का समूह। दुपहिया, 2 पहियों वाला, उसको क्या बोलेंगे? दुपहिया। वैसे ही 2 पहर, 2 पहरों का समूह। पहला पहर और दूसरा पहर, उसका बीच का जो समूह समय होता है उसको हम क्या बोलते हैं? 2 पहर। तो ऐसे ही ये जो शब्द हैं, पहला संख्यावाची शब्द होने पर वो द्विगु समास की पहचान है। पर ध्यान में ये रखना है कि दूसरा पद हमें समूह का बोध कराए। तो ये थे 2 समास, कर्मधारय और द्विगु। आगे हम दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। उसके बाद हम कुछ समास जो एक दूसरे में सामासिक शब्द आने पर हमें कन्फ्यूजन होता है कि ये इसमें आएगा या उसमें, वो भी मैं आपको
समझाऊंगी। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू।